हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है जियोग्राफी का मैराथन लेके आए हुए हैं। जो आपके पेट में जितने टॉपिक हैं, आपके पेट में जितने जो टॉपिक दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम में, जहाँ जहाँ से प्रश्न आएंगे, उनको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री की मैराथन को कवर कर लिया है, पॉलिटी की मैराथन को कवर कर लिया है, और साइंस में भौतिक विज्ञान का मैराथन कवर कर लिया है। जो मित्र नहीं देखे हैं, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे जियोग्राफी में जो पेट का सिलेबस है, उसको पहले देख लेते हैं। 5 नंबर में कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। मेन चीज़ होती है आपको यही सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है पढ़ना ज़रूरी होता है, तभी आप जो है 5 में 5 ला सकते हैं। तो आप देखिए, पहला टॉपिक क्या है। भारत एवं विश्व का भूगोल में आप लोगों को क्या देखना है। भारत के भूगोल में नदियाँ एवं नदियों की घाटी देखना है, भूजल संसाधन देखना है, पहाड़ हुआ, पहाड़ियाँ हुआ, और हिमनद को देखना है, यानी कि ग्लेशियर को देखना है। ये पॉइंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप लोगों को पढ़ना है। मरुस्थल पढ़ा जाएगा, इसके बाद शुष्क क्षेत्र पढ़ा जाएगा, वन पढ़ा जाएगा, खनिज संसाधन पढ़ा जाएगा। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको कवर करना है। इसके बाद जो है विश्व का इसके बाद देखेंगे भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल को देखेंगे। इसके बाद जलवायु एवं मौसम को पढ़ेंगे। टाइम जोन को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास को देखेंगे। ये टॉपिक है। इतने ही टॉपिक को जो है आज के मैराथन में कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। और 5 प्रश्न जो है आने वाला है, जो है आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, अगर वही छोटी सी रिक्वेस्ट है डेली की तरह, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं। जैसे कि पृथ्वी, जियो मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफी मतलब अध्ययन होता है, यानी कि पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जियोग्राफी कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। ठीक है, इसको देखना है। अब इसके बारे में जो फैक्ट चीज़ें हैं, पहला टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, भारत का भूगोल में देखेंगे। भारत एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, आता है। भारत का पूछ लेता है कि भारत जो है किस एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, किस महाद्वीप के अंदर आता है, तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, पहला पॉइंट। दूसरा में देखेंगे, भारत में 28 राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का एरिया है। आप लोग याद रखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और जो है विश्व का परसेंट की बात करेंगे, कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। ठीक है, भाग है। ठीक है, विश्व के। तो सबसे पहला स्थान आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में, तो रूस है। इसके बाद कनाडा, इसके बाद चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे अपना भारत आ जाता है। 8वां नंबर पे कौन सा है, अर्जेंटीना है। क्लियर हुआ, आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अब तक क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देखा, अब जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है, और जो है विश्व जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका है। इसका विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है भारत में, 17.5%। क्षेत्रफल में देखा आपने 2.4%, और जनसंख्या में देखेंगे 17.5% भारत की जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वाला पूछता है ज़रूर। ठीक है, अब इस बिंदु को देखिएगा आप। इधर क्या, ये कौन सी रेखा है, ये जो रेखा है ये आपका देशांतर रेखा है, और ये कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा है, और ये जो है कर्क रेखा है। तो कहा नहीं जाता है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा देख रहे हैं, और ये पूर्वी ग्लोब है, मकर रेखा है ये वाली, और ये क्या है, दक्षिणी ग्लोब है, और ये जो है उत्तरी ग्लोब है। तो भारत कौन से ग्लोब में स्थित है, तो भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
ठीक है, एक पॉइंट ये है। देशांतर के अनुरूप भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतर की बात करते हैं तो भारत का जो है किस स्थिति में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में भारत। और जो ऐसे पूछेगा भारत की स्थिति क्या है, तो आप उत्तरी गोलार्ध में बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है, पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। एक आप मैप जो है जियोग्राफी को समझने के लिए, या और कोई बहुत मैप आपको तैयार होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा भारत का मानचित्र हो गया कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र हो गया। सबसे उत्तरी राज्य की बात करता है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश करता है तो ये जो है लद्दाख आ जाता है। यहाँ ये क्या है, जम्मू कश्मीर हो गया। और यहाँ जो क्या है, हिमाचल प्रदेश हो गया। इधर क्या है, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, ये इधर क्या है, राजस्थान हो जाता है। ठीक है, हरियाणा भी यहाँ है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो भारत का उत्तरी राज्य की बात करता है तो हिमाचल प्रदेश हो गया। भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा है, नीचे एकदम क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु है, आप लोग जानते हैं। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है, यहाँ गुजरात के नीचे क्या है, तो राजस्थान के नीचे क्या है, गुजरात है। तो पश्चिमी राज्य की बात करता है तो आप बताएंगे गुजरात है। भारत का पूर्वी राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है। ठीक है, अब आते हैं भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। अब देखिए उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल बताएंगे। ठीक है, लद्दाख में पड़ता है, यहाँ पड़ता है इंदिरा कॉल। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल हो गया, और दक्षिणी बिंदु क्या है भारत का, कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी तक। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, लवांग की बिथू है, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी, सॉरी पूर्वी, पूर्वी की बात करेगा, इसको पूर्वी कर लीजिएगा। देखिए हाँ, यहाँ एरो बना है। तो पूर्वी कौन सा है और पश्चिमी कौन सा है, तो पश्चिमी कौन सा होगा आप बताएंगे, गुजरात में बताएंगे गुहार मोती। ठीक है, ये क्लियर होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा त्रुटि हो गई लिखने में, ऊपर नीचे हो गया, इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखना है हमको भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। ये जो ये हो गया उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 32-14 किलोमीटर है। और दक्षिण से पश्चिम की लंबाई आप जो है, पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है, 23-33 किलोमीटर है। इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग। भारत का दूरस्थ बिंदु कौन सा है। ठीक है, दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है। एक क्वेश्चन बना हुआ है, आप इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे पिग्मेलियन देखेंगे, वो तो हो गया। अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है, तो उत्तर हो गया। तो 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश लद्दाख तक है। और जो है यानी कि उत्तर से उत्तरी अक्षांश कितना बताएंगे आप, जो है आज 8.4 जो है डिग्री बताएंगे उत्तरी अक्षांश, और पूरब से पश्चिम जो आप इतना बताएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। भारत के पड़ोसी देश की बात करता है तो आप कितना बताएंगे, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं। 7 जो हैं जो है स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश जो हैं 7 हैं। कौन सा है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। कितना, 40-96 किलोमीटर सर्वाधिक है। और सबसे कम की बात करेंगे तो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर सबसे कम। इसके बाद देखें क्रम भी ध्यान रखना है। बांग्लादेश के बाद चीन है, चीन के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। बचपन में भूकंप आ गया, इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियर रूप से तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बिंदु को देखते हैं। भारत 6 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं? जो है देखिए, राज्य तो आपके 3 हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, टोटल मिलाकर के 5 होंगे। तो 3 राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। सार्वजनिक जो है सीमा बनाता है राजस्थान बनाता है। 2 केंद्र शासित की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाता है। और यहाँ बात करेंगे अफगानिस्तान, एक ऐसा देश है जो सिर्फ एक यूटी से सीमा साझा करता है, वो भी कौन सा है? लद्दाख है। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखा जो बनते हैं कि इस रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है। और अफगानिस्तान के साथ जो करता है डूरंड रेखा होती है। और चीन के साथ कौन सी सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, एक चीन के साथ सीमा साझा बनाने वाले राज्य की बात करते हैं, तो इसको देखना है। स्टैटिक जीके में भी ये काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी ये टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में भी दिया गया है। तो पहला नंबर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। राज्य कितने हैं? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो 4 राज्य हो गए। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा कौन सी बनाती है? मैकमोहन रेखा बनाती है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं? 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। नेपाल के साथ 5 हैं, याद रखना है आप लोग। ठीक है, भूटान के साथ आते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर हो गया। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। भारत का सबसे छोटा जो है पड़ोसी देश की बात करेंगे, भूटान है। और भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश की बात करेंगे तो चीन है। देखिए, पड़ोसी देश छोटा बड़ा, ना कि क्षेत्रफल के हिसाब से, सीमा साझा के हिसाब से। तो आपने देखा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, और जो है सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर करता है। दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा इससे बिंदु से। भारत का तटीय सीमा कितना करता है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, आगे आते हैं। द्वीपों सहित जो है तटीय सीमा कितना करता है? 5,516.6 किलोमीटर करता है द्वीपों सहित। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तो आप बताएंगे 13 बताएंगे। कौन कौन से हैं उनको जो है ध्यान रखिए। 9 राज्य हैं, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। सबसे कम देख रहे हैं गोवा 102 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 हैं। 4 आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार, अरब सागर, लक्षद्वीप। ठीक है, तटीय मैदान की बात करते हैं। जो तटीय मैदान है इनको क्या किन नामों से जाना जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। गुजरात के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ कहा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को कन्नड़ कहा जाता है, या कैनरा कहा जाता है, या कनारा कहा जाता है। ठीक है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार कहा जाता है। और तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है। यानी कि अगर एक प्रश्न यहाँ और बनता है, पूर्वी तट को क्या कहा जाता है और पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी तट को कोरोमंडल कहा जाता है, और पश्चिमी तट को जो है मालाबार तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उत्कल कहा जाता है। ये सब बिंदु हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहा जाता है? वैगा कहा जाता है। ठीक है, ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह में आते हैं, जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये द्वीप हो गया, जैसे माजुली द्वीप हो गया, तो इसके आगे चारों तरफ क्या है? पानी है। ये जो है सब पानी है, उसी को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो लक्षद्वीप आते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में कितने द्वीप हैं? तो इसमें जो है
36 द्वीप हैं। राजधानी क्या है? कावारत्ती है। भाषा क्या है? मलयालम है। भाषा भी पूछा जाता है, मलयालम याद रखेंगे। निर्माण जो है प्रभाल भित्ति मूगा जीव से हुआ है, निर्माण भी पूछा जा सकता है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में 500 कितने द्वीप हैं? इसमें 572 द्वीप हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। सबसे ऊंची चोटी को क्या क्या नाम है? अराकान युम्मा पर्वत है। ये निर्माण हुआ है इसका, सैंडल चोटी जिसे कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, यहाँ बिंदु आता है, यहाँ से आपको मिल सकता है क्वेश्चन देखने को। तो 8 डिग्री चैनल को क्या कहा जाता है? जैसे कि मामी, एक ट्रिक है मामी। 8 डिग्री मामी है, मालदीव और मिनिकॉय से जो है अलग करता है। 10 डिग्री अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। 9 डिग्री जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। इस बिंदु को आप याद रखिए। 8 चैनल मामी के पास है, 9 चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार से, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, पाक जल डमरू, इसको देखते हैं किसे कहा जाता है। भारत और श्रीलंका से अलग करता है। जो ये भारत हो गया, ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। यहाँ से जो ये श्रीलंका है, इसी का जो बना हुआ है, इसी को क्या कहा जाए? सेतु कह सकते हो। जो आप सर राम भगवान गए थे, लंका में गए थे, तो इस जो सेतु बनाया गया है उसी को कहा जाता है पाक जल संधि कह सकते हैं। श्रीलंका और भारत से अलग करता है, और पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ये बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पुदुचेरी में आते हैं हम लोग। पुदुचेरी में 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में स्थित है। यमन हो गया, पुदुचेरी हो गया, कराईकल हो गया और माही हो गया। सबसे छोटा क्या है? माही है। सबसे बड़ा क्या है? पुदुचेरी है, तमिलनाडु में है, ठीक है। ये बिंदु क्लियर हो गया। आगे आपको ध्यान देना है, इस बिंदु को ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह भारत को 2 भागों में बांटता है, यानी 23 से 1/2 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा से अलग करती है। कर्क रेखा भारत के कितने भागों में विभाजित राज्यों में विभाजित हो? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने? 8, ठीक है। मित्र पर गमछा झा, ठीक है। गुजरात हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के बीचों बीच पे पड़ती है? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आते हैं भारत की मानक समय रेखा 32 सही 1/2 डिग्री देश पूर्वी देशांतर है। प्रयाग जो है प्रयागराज नैनी से है। यह लंदन में ग्रीनविच से 5 से 1/2 हॉर्स आगे रहती है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर पूछा जाता है मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप 5 बताएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी कि जो ये भारत है, ये जो भारत है, इस तरीके से मान लीजिए, जो इधर जो राज्य है, पूर्वी राज्य आप कह सकते हैं, पूर्वी राज्य हुआ, पूर्वी तट हुआ, उनमें होकर गुजरती है यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं रिवर सिस्टम, अगला टॉपिक है रिवर सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हिमालय हो गया। अब देखिए हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, स्रोत क्या होता है? हिमनदिया, ग्लेशियर होता है। 12 माह यहाँ पानी जो होता है पिघलता रहता है। यहाँ जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं उसमें 12 माह जो है पानी रहता है। जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया। इंडस सिंधु देखेंगे तो इसका कितना लंबी है, तो जो इसका 24 यानी कि 2880 यानी 2880 किलोमीटर है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय नदियाँ देखेंगे, स्रोत क्या है? वर्षा आधारित होती हैं, ठीक है। जब नदियाँ जो होती हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं, किस पे आधारित होती है? वर्षा पर आधारित। जैसे गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है। चीन से, भारत से, पाकिस्तान से अरब सागर आप देख सकते हैं यहाँ निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है आपकी सिंध नदी, और यहीं से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, चीन से ही। उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से ही, ठीक है। सिंध नदी किन 2 पर्वतों के मध्य बहती है? लद्दाख में देखेंगे, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य जो है सिंध नदी बहती है। सिंध नदी जल समझौता क्या कब हुआ था? 1960 में हुआ था, विश्व बैंक द्वारा हुआ था। 20% भारत का
और 80% जल इसका उपयोग कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। अब आते हैं सिंध की सहायक नदियां देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंध नदी की सहायक नदियां देखेंगे, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। झेलम जो है बेगीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, बड़ा लाचा दर्रा, चिनाब नदी इसी से निकलते हैं हिमाचल प्रदेश, रावी रोहतांग दर्रा से, व्यास कुंड, और सतलज जो है राशकताल तिब्बत से। उद्गम स्थान ये है उद्गम स्थान। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी भारत में शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है। चीन से भारत से बांग्लादेश तक जाती है, यानी कि चीन से होकर के अपने अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और बांग्लादेश में चली जाती है। उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग हिमनदिया ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। आइए उनको देखते हैं। चीन में किन नामों से जाना जाता है, सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जाना जाता है। और जो है दिहांग नदी जो होता है आंध्र प्रदेश में, इसके आंध्र प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप जो है किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। और इसके बाद जो है जमुना जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आते हैं सहायक नदियाँ देखते हैं। इसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ क्या है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, तिस्ता है, मानस है और लोहित है। इन्हीं नदियों पर, अब मानस पे हो गया, लोहित नदी पर जो है बना हुआ है। तो इन नदियों को जो है सहायक नदियों पर बना हुआ है आपका वो माजुली द्वीप जो है। भारत व बांग्लादेश जल विवाद हुआ है इस पर तिस्ता नदी पर, इस पॉइंट को आप रखिए। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पर है, गंगा ब्रह्मपुत्र पर है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है या ग्रैंड मैग्रोन वन पाए जाते हैं यहाँ पर, खारे पानी का है। 2/3 भाग बांग्लादेश से तथा 1/3 भाग भारत में स्थित है इसका। ठीक है, ये जो है चार्ट है, फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब गंगा नदी आते हैं, 25 किलोमीटर। ठीक है, देखिए आपने 2900 किलोमीटर देखा आपने जो है ब्रह्मपुत्र का, इसके बाद सिंधु का देखा 2880, इसके बाद 25 आप गंगा नदी के देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कहा जाता है इसे। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, 4 नवंबर 2018 को घोषित किया गया। उद्गम स्थान की बात करते हैं, उत्तरकाशी उत्तराखंड गंगोत्री हिमनदिया ग्लेशियर से उद्गम स्थान माना जाता है इसका। भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य देख लेते हैं। उत्तराखंड हो गया, पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद जो है 5 राज्य हो गए एक देश में। इसके बाद जो है बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, 28 जिलों से होकर जाती हैं। और सबसे कम क्षेत्र जो है 8 जो है झारखंड का है। ठीक है, अब ये बिंदु है, आप देख सकते हैं ये जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बना था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब गंगोत्री ग्लेशियर से देखो, यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगा नदी निकलती है। ठीक है, ये गंगा नदी, और अभी पूछ लेगा भागीरथा हो गया, भागीरथी हो गई, और ये अलकनंदा हो गया। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को यहाँ जो मिलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, देव प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और ये अलकनंदा ही नदी है। ठीक है, इसके बाद देवप्रयाग होता है। पूछ लेगा देवप्रयाग जो है किन किन नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है, तो भागीरथी, अलकनंदा, इस पॉइंट को याद रखिए। इसके बाद हरिद्वार में चली आती हैं, हरिद्वार में से जो है मैदानी भागों में चली जाती हैं। ठीक है, इस बिंदु को आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी आते हैं, यमुना को भी यहीं देख लेते हैं।
छोटे समझ लेते हैं। तो लंबाई कितने है? 1376 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना की सहायक नदी देखेंगे चंबल हो गया, सिंध हो गया, देखो सिंधु नहीं सिंध हो गया, बेतवा और केन नदी हो गया। ठीक है। गंगा से एकमात्र निकलने वाली नदी कौन सी है? हुगली है, कोलकाता में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ, आपने उत्तर भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों को आपने देख लिया, अब दक्षिण भारत की नदियों को देखना है। दक्षिण भारत की नदियों में आप लोगों को देखना है, दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदी किसे कहा जाता है? देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? आप समझ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है या दक्षिण भारत की नदी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा जो है नहीं बनाती हैं। ठीक है, ऐसी नदियाँ। पश्चिम की ओर नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है, जैसे ज्वार मुख्य होती हैं। अब आते हैं महानदी देखते हैं। शिवहासा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, उड़ीसा तट पर डेल्टा बनाती हैं। उड़ीसा का शोक जो है किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। हीराकुंड बांध जो होता है किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो होता है उड़ीसा राज्य और महानदी पर बना हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं लूनी नदी के बारे में देखते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है, गुजरात और थार के मरुस्थल में प्रवाहित होती है। भारत में खारे पानी की नदी है। यह गुजरात में कच्छ के दलदल में समाप्त हो जाती। कौन सी नदी? लूनी नदी। यानी कि जो है लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो किसी सागर में नहीं जाती है। आप इसके बाद देखेंगे गोदावरी नदी के, देखेंगे लंबाई तो पूछा नहीं जाता है, 1465 या 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप गोदावरी बताएंगे। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे जो है गंगा नदी बताएंगे। ठीक है। उद्गम देखेंगे त्रियंक गांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थान है। इधर देखेंगे सारावती नदी, देखेंगे अजमेर राजस्थान से निकलती है। गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के तट पर स्थित है। तट पूछ लेगा कि जो है गांधीनगर या अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी पर स्थित है। माही नदी आते हैं, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यानी कि एक कर्क रेखा हो गया तो एक बार ऐसे जाएगी, फिर लौट करके इस तरीके से चले जाएगी, यानी 2 बराबर भागों में 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा है। ठीक है। महाराष्ट्र से इसको देखें गोदावरी नदी, महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में होता है। नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से होती है, मध्य प्रदेश। ठीक है। नर्मदा नदी आते हैं, अब इसके बाद आते हैं नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से भ्रंश घाटी में बहती है, जो जॉर्नर मुख बनाती है। ये देख लीजिए, उद्गम स्थान इसका देख लेंगे। कृष्णा नदी पे आते हैं, कृष्णा नदी देख लेते हैं। ये 3 नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इतना पढ़ना है। कृष्णा नदी आते हैं, 1400 किलोमीटर है। उद्गम महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र से उद्गम स्थान है। दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है। पहले आपने देखा गोदावरी, दूसरी आपने देख रहे हैं कृष्णा नदी हो गया। सहायक नदी देखेंगे घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, कोयना, दूध गंगा, भीमा, तुंगभद्रा। 5वीं ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है। उद्गम मुत्ताई बैतूल मध्य प्रदेश से है। सतपुड़ा पहाड़ी से दक्षिण में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जौरनमुख का निर्माण करती है। कावेरी नदी 800 किलोमीटर, ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से तमिलनाडु तक इसका मतलब दूरी है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक और जल संसाधन देखेंगे। जल संसाधन का टॉपिक है, इसको देखेंगे, आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के 29% भाग पर क्या होता है? 29% भाग पर क्या है? भूमि है। विश्व में जल के कुल आयतन का जो है 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, लवणीय जल है। ठीक है। केवल 2.5% जल जो है अलवणीय है। ठीक है। आगे बिंदु को देखते हैं, आगे वन लाइनर बिंदु को देखते हैं।
जल संसाधन में केवल जो है 2.5 जो है जल अलावड़ी हैं। ये तो देख लिया आपने। अलावड़ी जल का 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय भागों के में बर्फ की चादर के रूप में मिलता है। शेष 30% जो होता है जल उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, कितने परसेंट जल उपयोग में लाया जाता है? तो 30% जल उपयोग में लाया जाता है। भारत विश्व की जल दृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक है, विश्व में बात करेंगे। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में 133वां स्थान है। भविष्यवाणी की गई है कि भारत को 2025 यानी 2025 तक भारी जल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कब तक? 25 तक। इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा, इतने फैक्ट चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। जल के 4 स्रोत होते हैं। कैसे कैसे स्रोत होता है जल को प्राप्त करने का? एक पृष्ठीय जल होता है, पृष्ठीय जल से एक भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। ये जो हैं जल के 4 स्रोत हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, जल प्रपात को देखते हैं। जल प्रपात को देखते हैं। इसको नाम हो गया, नदी हो गया, स्थान हो गया। यानी कि जैसे कुचिकल जलप्रपात पूछेगा किस नदी पर है, किस राज्य में है। 2 प्रश्न पूछते हैं 2 टाइप के। तो कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो किस नदी पर? बराही नदी पर है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्लियर हुआ। आगे आते हैं गोरसप्पा या गसप्पा, ऐसे महात्मा गांधी जो है जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो आपको देखना है 3 जो है कर्नाटक में, कर्नाटक को आपको एक साथ में पढ़ना है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी, कर्नाटक में। तो आपने देखा कुचिकल जलप्रपात, गोरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक नदी पे है। और तीनों नदियों कर्नाटक राज्य में है। नदियाँ आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु को देखेंगे तो कौन सा हिमनद है? तो होमेनकल जो है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। अब छत्तीसगढ़ देखेंगे। छत्तीसगढ़ में एक है इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चित्रकूट जो है जलप्रपात कहाँ है, जिसे नियाग्रा कहा जाता है? किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इस बात को आप रखिए। चित्रकूट से आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश ना लगा दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात, ये भी इम्पोर्टेंट है। नदी देखेंगे नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को 2 याद रखना है। धुआंधार तो आपको याद ही रखना है, धुआंधार मध्य प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश। अब आते हैं जो है हुंड्रू जो होता है स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में है। दूध सागर मांडवी नदी और गोवा राज्य में पड़ता है। क्लियर हो गया। आगे और बढ़ते हैं। 2 और 3 बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। गोक घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। चुलिया चंबल नदी राजस्थान पे है। पायकारा नदी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, इतना हो गया। आपने देखा कि जो है जलप्रपात आपने इसको कवर कर लिया। अब आते हैं अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख झील। भारत की प्रमुख झील को देखते हैं हम लोग। भारत की प्रमुख झील को देखते हैं। झील का उद्गम स्थान को जो क्या कहा जाता है, जो है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पड़ता है। पुलिकल लेक आंध्र प्रदेश। देखिए पुलिकल लेक जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। इस बिंदु को आप रखिए। पूछा गया है कौन सी एक ऐसी झील है जो 2 राज्यों के बॉर्डर पर होती है, यानी कि दो राज्यों के से सीमा बनाती है, 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो कौन सी लेक है? पुलिकट है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में भी है। ठीक है, इस बिंदु को याद रखिएगा। लैंगो श्रीहरिकोटा इसी पर पड़ता है। सतीश धवन अनुसंधान पड़ता है इसी। सांभर झील राजस्थान भारत का सर्वाधिक लवणता वाली झील है और नमक उत्पादन में राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। गुजरात का प्रथम स्थान पड़ता है। डल झील जम्मू कश्मीर। डल झील हुआ, शेषनाग झील हुआ, बुलर झील हुआ, जो नाग वाली झीलें सब जम्मू कश्मीर में हैं। बुलर झील को देख लेते हैं। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर है। पेंगोंग झील लद्दाख भारत और चीन में विवाद है इसे।
लोटक झील आते हैं मणिपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तैरता हुआ पार्क है केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है। तो एक ऐसा झील है जहाँ एक ऐसा है जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो इसी पे है लोटक झील। वेम्बनाड झील केरल में है। लैंगूर है झील है भारत की सबसे लंबी झील है। इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा। अष्टमुडी झील आते हैं, अष्टमुडी झील आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अष्टमुडी झील, केरल में है। लैंगूर झील है। गोविंद बल्लभ पंत झील सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बताएंगे। केलेरू झील आंध्र प्रदेश जो है। उमियन झील मेघालय में है। लोनार झील महाराष्ट्र में। इसको आप लोग ध्यान रखना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांध से संबंधित जो पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं। सलार झील, सलार बांध हुआ, बगलीहार, दुलहस्ती, तीन जो हैं चिनाब नदी पर बने हुए हैं बांध। किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में बताएंगे। सलार, बगलीहार, दुलहस्ती, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में आते हैं नापथा झाकरी बांध और पोंग बांध और चमेरा बांध। चमेरा बांध पूछा जाता है तो रावी नदी पर है। पोंग ब्यास और सतलज पे नापथा झाकरी बांध स्थित है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर देखा, यहाँ जम्मू कश्मीर में और हैं तो किशनगंगा तुलबुल परियोजना या उरी परियोजना पूछा जाता है। तो कहाँ है, किस राज्य में, अरे किस यूटी में, जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी पर बने हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में देख लेते हैं जो प्रमुख बांध हैं उसको देखते हैं। टनकपुर बांध हुआ, धौली गंगा हुआ, जमरनी हो गया शारदा नदी पर, धौली गंगा नदी पर, गोला नदी पर है। पंजाब में आते हैं। पंजाब में देख लेते हैं जो प्रमुख बांध हैं। एक बांध है रणजीत सागर बांध, थीन बांध जिसे कहा जाता है, रावी नदी पर बना हुआ है। हर के बैराज है, सतलज और ब्यास पे नदी पर बना हुआ है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती हर के बैराज से पश्चिम राजस्थान की सिंचाई के लिए पंजाब और हरियाणा में मिलती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उत्तराखंड देखते हैं। लखवार हो गया हरियाणा में, हथनी कुंड हो गया यमुना नदी पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बांध हैं उसको देख लीजिए। रिहंद बांध सोन नदी पर बना, माटा टीला बेतवा नदी पर, लक्ष्मीबाई जो हो गया बेतवा नदी पर बना है। माता टीला बेतवा नदी, लक्ष्मीबाई बेतवा नदी, रिहंद बांध बेतवा नदी रिहंद पर बना हुआ उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अब आते हैं राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान को आपको देखना है। राजस्थान को देखेंगे जवाहर सागर बांध हुआ चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी कोटा शहर में है। गुजरात में देखेंगे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकई बांध ताप्ती नदी पर, काराकोरम बांध काकरा पार बांध जो है ताप्ती नदी पर है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं मध्य प्रदेश में देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश को देखते हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं जो प्रमुख बांध है इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है, बाण सागर बांध सोन नदी पर और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में आते हैं आप लोग। महाराष्ट्र में देखेंगे जायकाबाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, कोयना बांध जो है कोयना नदी पर, झोम बांध जो है कृष्णा नदी पर। इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक में आते हैं कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। केरल में आते हैं जो प्रमुख बांध हैं पेरियार बांध हो गया पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर, नैयार बांध जो है नैयार नदी पर है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है। तेलंगाना में देखेंगे नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। पंचमपाद बांध गोदावरी नदी पर है। तमिलनाडु में देखेंगे आप, तमिलनाडु में देखेंगे कलनई बांध कावेरी नदी पर है, भारत का सबसे पुराना बांध है। मेट्टूर बांध देखेंगे कावेरी नदी पर है। हिमाचल जो है और पंजाब में जो दोनों से संबंधित भाखड़ा प्लस नागल बांध जो है मिलकर के भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा जाता है, तो आप बताएंगे भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है।
उड़ीसा में हीराकुंड बांध आपने देखा, भारत का सबसे लंबा बांध। ऊंचा देखेंगे आप भाखड़ा बताएंगे, लंबा की बात करेगा तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध बताएंगे। लंबाई 4.8 किलोमीटर है लंबाई भाखड़ा नागल बांध का। ठीक है, उत्तराखंड में आते हैं टिहरी बांध, जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, देखिए भारत का सबसे लंबा हो गया, ऊंचा हो गया, ठीक है, कौन सा? टिहरी बांध है। अमेरिका के टेनेसी जो है नदी पर आधारित बनाया गया है टिहरी बांध। और दामोदर नदी घाटी परियोजना इसको नाम से जाना जाता है। झारखंड जो है पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है ये टिहरी परियोजना। झारखंड में देखेंगे मैथान बांध, तिल्लैया बांध, पमेज बांध, कोनार बांध। ठीक है, इस बिंदु को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, आगे बिंदु को देखते हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया। उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इतने भागों। अब आते हैं एक बिंदु को याद रखते हैं, उत्तर के पर्वत को हम लोग देखते हैं, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय को देखेंगे, ट्रांस हिमालय में पर्वत को देखेंगे हम लोग। ट्रांस का इसमें देखेंगे, ट्रांस हिमालय में आता है काराकोरम पर्वत। केटू यानी जो है गॉडविन ऑस्टिन स्थित है काराकोरम पर्वत पर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 यानी कि 8111 मीटर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। हिमनद देखेंगे, सियाचिन हो गया। सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है यहाँ पर। और इसके बाद देखेंगे बियाफो जो हो गया, बाल्टरा हो गया, हिस्पर हो गया। और 1884 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान से लिया गया। लद्दाख श्रेणी आता है, जास्कर श्रेणी आता है, कैलाश श्रेणी आता है, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हिमाचल पर्वत देखेंगे, मतलब हिमालय पर्वत देखेंगे। हिमालय पर्वत की जो है कितना लंबाई है? तो 2400 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी चोटी का नाम बताएंगे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है? नामचा बरवा है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। ऊंचाई लगभग जो होता है इसका कितना? 6000 मीटर है। हिमालय एक कौन सा वलित पर्वत है, ये पूछा गया है। हिमालय कैसा है? एक वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति तेथिस सागर से हुई है, जिसे हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है, तेथिस सागर को। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। महान हिमालय में आते हैं, महान हिमालय को देखते हैं। महान हिमालय को देखते हैं, यह तीनों में सबसे ऊंचा है, इसमें देखेंगे। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको देखना है। कंचनजंगा देखेंगे, सिक्किम और नेपाल में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो कंचनजंगा बताएंगे। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में स्थित पूर्णतः जो है पूछेगा तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय को क्या कहा? लघु हिमालय को देखेंगे, लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखेंगे पीर पंजाल पर्वत, धौलाधर पर्वत और मसूरी नागडिब्बा पर्वत, महाभारत। ये देखो नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है, इन नामों से जाना जाता है लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में। अब आते हैं शिवालिक में, देखते हैं। शिवालिक आप लोग देख लीजिएगा, विश्व का सबसे यंग पर्वत को कहा जाता है। शिवालिक को बा हिमालय कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन देखेंगे। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन देखेंगे सिडनी ब्रांड के द्वारा। सिंध और सतलज नदी के मध्य कश्मीर या पंजाब हिमालय। काली और सतलज नदी के मध्य कुमाऊं या हिमालय। तीस्ता और काली नदी के मध्य नेपाल हिमालय। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के मध्य में असम हिमालय स्थित है। अब उत्तर के मैदान पे आते हैं। निर्माण कैसे हुआ? निर्माण जो है नदियों के अवसादों से हुआ है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी
इसी में कहते हैं भारत खाओ, मतलब भाबर, तराई और खादर क्षेत्र। इस पॉइंट को इसमें ध्यान देना है आप लोगों को। इसमें आपको ध्यान ये देना है, खादर किसे कहा जाता है, बांगर किसे कहा जाता है, इस पिंड को आप लोगों को देखना है। खादर क्या होता है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र, नई जलोढ़ मृदा को जो अत्यधिक उपयोगी होती है उसे क्या कहता है, खादर कहा जाता है। बांगर मतलब आप कहते हैं भंगार है, बिना बाढ़ वाली क्षेत्र पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और जो कम उपजाऊ होती है उसे बागर कहते हैं, यानी पुरानी जो चीज़ें हो जाती हैं उसे कहते हैं क्या, भंगार हो गया है, तो इसको क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। इतने पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं अब हम लोग, इसको ध्यान रखना होगा। प्रायद्वीपीय पठार 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में और दिल्ली में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, अगर पूछेगा सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी, अरावली पर्वत की, तो आप बताएंगे गुरु शिखर बताएंगे। कितना है, 1722 मीटर, राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है, दिलवाड़ा जल मंदिर, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। विंध्य पर्वत आते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको आप लोग याद रखना। मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत आपको देखना है इसी तरीके से। इसमें तीन पहाड़ियों पाई जाती हैं, पीपला और महादेव और मैकाल। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। ठीक है, इसको देखना है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन पूछता है तो आप बताएंगे धूपगढ़ बताएंगे। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। ठीक है, महादेव पहाड़ी पर पड़ते हैं सब। मैकाल पहाड़ी अमरकंटक चोटी पर स्थित है। अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। एक ऐसी कौन सी नदी है जो दो नदी, उद्गम स्थान एक है लेकिन उनका प्रवाह जो होता है दो हैं, तो यही है नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार देखेंगे। छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। भारत रूह प्रदेश कोयला प्लस लोहा की अधिकता है। यहाँ दामोदर नदी बहती है। खनिजों का अजायब बहार भी कहते हैं छोटा नागपुर पठार का, यानी कि छोटा नागपुर का पठार आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल की साइड में। छोटा मेघालय का पठार देखेंगे। राजमहल की पहाड़ियाँ किस पे स्थित है, छोटा नागपुर पठार पे। राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में पड़ती हैं, तो झारखंड में पड़ती है। मेघालय की आते हैं, मेघालय की पहाड़ियाँ गारो, आपको इतना याद रखना है, मेघालय में गारो खासू जयंतिया। सबसे अधिक वर्षा किसमें होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है खासी की पहाड़ियों में होती है, जिसे मेघालय की रानी भी कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में की जनजातियां भी हैं, इसको याद रखना है आप लोग। आगे आते हैं पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन से, अन्नामुडी है। ठीक है, केरल में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। केरल की तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अन्नामुडी है। ठीक है, और पश्चिमी घाट में देखेंगे, पूर्वी घाट में देखेंगे, पूर्वी घाट पर्वत तथा पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ मिलते हैं वहाँ जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो केरल हुआ, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और तमिलनाडु में स्थित है, तथा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ियों में शांत घाटी, यानी कि केरल में स्थित है शांत घाटी, ये सदाबहार वन और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऊटी पर्वत स्थल स्थित है कहाँ, तमिलनाडु में है। कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु प्लस केरल में। अब आते हैं प्रोसेस, दर्रे के बारे में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। दर्रे को देखना है आप लोगों को। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है जवाहर सुरंग स्थित है।
इसे याद रखना है आप लोगों को, ट्रिक भी लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमालय जानते हैं बड़ा होता है तो बड़ा लाचा होगा, चिपका रहता है, चिपकिला सिपकिला, रोहतांग दर्रा, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आते हैं उत्तराखंड में, नीत बनाता है, माना बनाता है, लिपुलेख है। ठीक है, आपको 3 दर्रा ध्यान रखना है। इतने दर्रा आप ध्यान रख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, बाकी पढ़ने की विशेष ज़रूरत नहीं है। सिक्किम में देखेंगे नाथुला हो गया और जलस्पा दर्रा सिक्किम राज्य में पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिल्ला, यांगयाप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में देखेंगे थार घाट, भोर घाट और पाल घाट आपका पड़ेगा, केरल में पड़ता है। ठीक है, खनिज देखेंगे मिनरल, अगला टॉपिक है मिनरल देखेंगे, खनिज लव अयस्क में देखेंगे कितने परसेंट मैग्नेटाइट पाया जाता है, 72% मैग्नाइट पाया जाता है। हेमेटाइट 60 से 65%, सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लिमोनाइट 40 से 45%, सीडेराइट 10 से 40%। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। भंडारण में कर्नाटक है। देश की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, तांबा में देखेंगे, तांबा जो होता है, तांबा मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है? तांबा है। अयस्क क्या है? चैल्को पायराइड है। उत्पादक राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। देश चिली है। खान की बात करें, खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज अयस्क क्या है? साइलो में लीन है। देश दक्षिण अफ्रीका, राज्य उड़ीसा का बात करते हैं, खान ये हो गया। तो ये हो गया एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है, उड़ीसा में, राज्य उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। सोना देख रहे हैं, कर्नाटक हो गया। हीरा सबसे कठोर तत्व है, देश रूस, राज्य के मध्य प्रदेश, ये हो गया। शीशा देखेंगे, इसको देख लीजिएगा आप लोग इसी तरीके से। यूरेनियम को देख लेंगे। कोयला हो गया, कोयला को देख लीजिए। एंथ्रासाइड, इसमें कोयला को देख लीजिएगा, कोयला इंपॉर्टेंट है। एंथ्रासाइड 95% बिटुमिनस पाया जाता है। 80 से जो होता है एंथ्रासाइड, बिटुमिनस जो होता है एक कोयला होता है, इसमें कितना कार्बन पाया जाता है? 80 से 95%। लिग्नाइट 60 से 80%। पीट कोयला जो होता है इसमें 40 से 60%। भारत में सर्वाधिक कौन सा? बिटुमिनस है। राज्य छत्तीसगढ़। भंडारण की बात करेंगे, झारखंड, देश चीन और भारत इसके बाद। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखेंगे, विश्व के प्रमुख पर्वत। अब हमने भारत का देख लिया, अब हमें विश्व का देखना है। विश्व के प्रमुख पर्वत में आप लोगों को देखना है एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी का क्या नाम है? ये कागुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय देखेंगे, एशिया की है सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत। इतना देखना, यूराल पर्वत रूस में है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। इसके बाद महान देखेंगे, एटलस पर्वत देखेंगे अफ्रीका में। आलस्पस पर्वत यूरोप में है, यूरोप का सबसे लंबा पर्वत है। और इसके बाद बस इतना ध्यान रखना है। महाद्वीप तथा उसकी सबसे ऊंची चोटी को देखें, एशिया महाद्वीप, माउंट एवरेस्ट पड़ता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया में। दक्षिण अमेरिका में देखिए माउंट केबिल्ले है। ठीक है, इतना ध्यान। महासागर देखेंगे, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? कितने महासागर है? 5 हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, सबसे छोटा क्या है? अंटार्कटिक महासागर है। बस इतना याद रखना है। 7 द्वीप देखेंगे आप लोगों को, जनसंख्या के आधार पर जो है इनको आप लोगों को देखना है, सातों, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? एशिया है। और क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो एशिया है। यानी कि आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों जो है दोनों का सेम है। पहले स्थान पे एशिया, दूसरे स्थान पर अफ्रीका, तीसरे स्थान पर इधर यूरोप हो गया, इधर चेंज हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है महाद्वीप से। ठीक है, विश्व के जो है आपको देखना है, विश्व के 5 बड़े द्वीप कौन से? पहला है क्या है? पहला पॉइंट पे देखेंगे आप ग्रीनलैंड देखेंगे, डेनमार्क, अंटार्कटिक एवं अंटार्कटिका महासागर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप। न्यू गिनी देखेंगे, द्वीप प्रशांत महासागर में है। इसके बाद बोर्नियो द्वीप देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है प्रशांत महासागर पर। मेडागास्कर हिंद महासागर में है, इसको देख लीजिए। कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप बाफिन द्वीप है।
विश्व के प्रमुख पठार देखेंगे। इस पठार को आप लोग इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, पठार को आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है लेकिन ठीक है। आते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल को देखेंगे। अंटार्कटिक मरुस्थल देखेंगे, अंटार्कटिका मरुस्थल देखेंगे। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पे है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। पूछेगा श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंटार्कटिका मरुस्थल को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद आपको याद रखना सबसे गर्म मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल है। बस मरुस्थल से इतना पढ़ना है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे तो अरब करम मरुस्थल है। 3 याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थल हो गया। अब हमें देखना है विश्व के प्रमुख झील को देखना होगा। कैस्पियर सागर देखेंगे हम लोग। इसको देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियर सागर है। बैकाल झील रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेगा बैकाल झील है। और बस इसको याद रखना होगा। लवणता वाली झील बोलेगा सागर जो है कौन सा है, तो आप इजराइल को बताएं। इजराइल एवं जॉर्डन में है। विश्व का सबसे गहनतम बिंदु 440 मीटर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, ठीक है। विक्टोरिया झील को देख लेना है। अटल सागर को, इसको सुपीरियर झील को है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है यूएसए कनाडा में। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं उतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियों को देखते हैं। नदियों के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। विश्व में अफ्रीका मिस्र का वरदान कहा जाता है। अफ्रीका नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर तक है इसकी लंबाई। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। आयतन में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इंडीज पर्वत में अंटार्कटिका महासागर है। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखना है यंगजमन नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी देखेंगे यूएसए में है, अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और इरावती नदी देखेंगे म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। माही नदी भारत कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये बिंदु आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विश्व के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनको देखना है। एंजिल जलप्रपात है, इसको देखना है। एंजिल जलप्रपात देखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। जो है कैरोनी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, ठीक है। अब विक्टोरिया जलप्रपात में आते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे अफ्रीका जाम्बेजी नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए ऑफ कनाडा। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, ठीक है। अब इसको इतना ध्यान रखना है। अब विश्व के प्रमुख घास के मैदान का टॉपिक है, इसको देखना है। लानोस जो है इधर जो है कहाँ है, वेनेजुएला में है। कैंपोस क्या है, ब्राज़ील में है। पंपास जो है घास का मैदान कहाँ पर पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है। सवाना अफ्रीका में है। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका। सिलवास दक्षिण अमेरिका। और स्टेपीज क्या है, यूरेशिया में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब विश्व की प्रमुख जल संधि देखते हैं। सुएज नहर मिस्र में है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आप लोगों को पनामा नहर देखेंगे। इसको देखना है। पनामा नदी को जो है देखना है। नहर को अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखना होगा मलस्का हो गया। अंडमान सागर को दक्षिण चीन से जोड़ती है। पाक डमरू देखना है। पाक की खाड़ी को बंगाल से जोड़ती है। भारत को श्रीलंका से अलग जो है करता है पाक जो है जल संधि मरुस्थल। और उसके बाप जल बेरिंग जल संधि देखेंगे, ठीक है। इतने थे आपको। अब टाइम जोन का लास्ट टॉपिक आता है। एक टॉपिक और बचे होंगे, टाइम जोन देखते हैं। अक्षांश हो गया और इधर देशांतर हो गया। देखिए अक्षांश क्या है, देखिए उत्तरी यहाँ क्या है, ये जीरो अक्षांश है, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये भूमध्य रेखा हो गया। अब इसके ऊपर क्या है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, के नीचे क्या है दक्षिणी अक्षांश हो गया।
अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे इसको तो हमें क्या देखना है, किन किन बिंदुओं को ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, 181 हैं। अक्षांश वृत्त की संख्या कितना है, 179 हैं। प्रत्येक अक्षांश के बीच बराबर की दूरी होती है जिसे कटिबंध कहते हैं। प्रत्येक अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, जीरो लाइन अक्षांश है। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 अक्षांश है ध्रुवों पर। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना। अब देशांतर की बात करते हैं, अक्षांशी की बात हो गई, देशांतर देखते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाला है। कुल देशांतर रेखा 360 है। दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर कितना पड़ता है, 111.23 किलोमीटर है। इसे गोरे कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी अक्षांश हो गया, इधर पूर्वी अक्षांश हो गया। ठीक है, और 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, अब आते हैं और बिंदु को देखते हैं। 180 देशांतर रेखा के से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बाद एक दिन जो होता है बढ़ जाता है, पूर्व में जाने पर एक दिन घट जाता है। पृथ्वी को एक चक्कर 360 जो है डिग्री 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाती है, 1 घंटे में कितना 15 घूमती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। पृथ्वी को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो 24 जोन में विभाजित किया गया है। 12 टाइम जोन पूर्वी देशांतर और 12 टाइम जोन पश्चिमी देशांतर में होते हैं। 2 टाइम जोन के मध्य कितना घंटा का अंतर होता है, 15 जो है डिग्री का अंतर होता है, यानी कि 1 घंटा का अंतर होता है। आगे आते हैं, बिंदु को देखते हैं। फॉरेस्ट पढ़ना है सॉरी, फॉरेस्ट को पढ़ना है। फॉरेस्ट पहली वन नीति कब आई थी, तो आप बताएंगे 1952 में आई थी। नई वन नीति कब, 1988 में। इसके अनुसार देश में 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये थी वन रिपोर्ट की। अब देखते हैं 2021 में वन रिपोर्ट जारी करता कौन सा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो वन नीति कौन सा रिपोर्ट कौन सा जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है जारी करता है वन रिपोर्ट। मुख्यालय कहाँ है वन का, देहरादून में है। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी किया जाता है। ठीक है, पहली वन रिपोर्ट कब आई थी, जारी की गई थी, तो पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। वर्तमान भारत में कितने % भाग पर वन है, 21.71% है। भारत में कितने जो है प्रतिशत भाग पर वृक्ष है, तो 2.91% पर है। ठीक है, टोटल मिला करके देख रहे हैं 24.62%। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। और सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य की बात करेगा मिजोरम बताएंगे, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। तीनों को आप लोग क्लियर करिए रखिए। वनों के प्रकार, वन कैसे होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, वर्षा वन होते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, स्थित अंडमान निकोबार में, पश्चिमी घाट पर्वत पर और लक्षद्वीप शिलांग के पठार पर। ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, पर्णपाती, आपको देखना है पर्णपाती या पतझड़ वन, मानसूनी वन देखेंगे। यहाँ 75 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। ये वन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पर्णपाती या पतझड़ वन। वृक्ष शीशम, साल हुआ, सागौन हुआ, नीम हुआ, आम हुआ, आंवला हुआ। ये वन शीत ऋतु के बाद अपने पत्ते गिरा देते हैं। स्थित कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यूपी हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पाए जाते हैं। अब कांटेदार वन आते हैं। कांटेदार वन को देखते हैं। कांटेदार वन यहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है।
वृक्ष ना यहाँ वृक्ष कौन कौन, नागफली, बेर, बबूल, खजूर, झाड़ियाँ वाले पौधे होते हैं, स्थित राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। और डेल्टा वन देखेंगे, डेल्टा वन को देखेंगे हम लोग दलदली क्षेत्रों में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल, गुजरात है। सुंदरबन डेल्टा पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये पॉइंट था। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ आपका जलवायु, इसके बाद समाप्त हुआ। जलवायु में देखेंगे, जलवायु को देखेंगे, रोजाना होने वाले परिवर्तन या बदलाव को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। दिन जैसे दिन हुआ, रात हुआ, इसको क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। मौसम को लंबे समय का औसत 30 वर्ष। जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु कैसी है, वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मौसम अरबी भाषा का शब्द है। मौसम कैसा शब्द है, मौसम अरबी भाषा का शब्द है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारत में प्रवेश करता है। अब रेन आते हैं, वर्षा आते हैं, इसी में वर्षा हमको देखना है। पहला टॉपिक है, ये बिंदु है। अब वर्षा देखना है, ठीक है। पूर्वी मानसून वर्षा ग्रीष्म ऋतु 10% कुल वर्षा का होता है, मार्च से जून। स्थानीय पर्वतों द्वारा। इसके बाद देखेंगे काल वैशाखी पश्चिमी बंगाल, और इसके बाद चेरी प्लस केरल प्लस कर्नाटक। आम्रवृष्टि जो होती है, वर्षा जो होती है कर्नाटक और महाराष्ट्र में। वर्षा ऋतु जो होती है, इसको देखना है हमको। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक आती है, 75% वर्षा करती है। मानसूनी वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून द्वारा सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है, केरल राज्य में होती है। मानसून 15 जुलाई तक पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है। अब शरद ऋतु में देखेंगे, सितंबर से नवंबर तक लौटाना हुआ मानसून आता है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून जिसे बोला जाता है। वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तक, तट तक बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण करता है, ठीक है। अब लास्ट बिंदु बचा है शीत ऋतु वर्षा। शीत ऋतु वर्षा दिसंबर से मार्च तक होता है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होता है, चक्रवात होता है। भूमध्य सागर में उत्पत्ति जो होता है जेट द्वारा भारत में आती है। उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा करती है, रबी फसल के लिए उपयोगी होती है। यानी कि रबी फसल में आएगा आपका गेहूं हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, ये सब आपके रबी फसल के लिए जो हल्की बारिश होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जो है संपूर्ण जो है पेट पर आधारित क्लास। आप लोग इस क्लास को देखिएगा और इस तरीके से 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपका जो त्रुटियां होती आई हैं आप लोगों का दूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।